वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टकराने वाले, और मैं गारंटी देता हूं कि इससे लगभग आपके 80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आप लोग को एग्जाम में 50% करने का रहता है, तो मतलब कि जितना क्वेश्चन आपके बनाने का उससे ज्यादा ही इससे लड़ेंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का इतिहास का महत्वपूर्ण गेस प्रश्न पढ़ेंगे। हो सकता है ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आप लोग का आ जाए, लेकिन पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग का थोड़ा डिले होकर आएगा, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह आज तक। तो हम लोग इतिहास का पहले पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग का लगभग टोटल 23 प्रश्न रहेगा और 8 प्रश्न हम लोग का रहेगा लॉन्ग। तो ये दोनों करके टोटल 31 प्रश्न में आपका हिस्ट्री का डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर 50 नंबर में 20 से 25 नंबर आप सिक्योर कर 20 नंबर आप सिक्योर कर लेते हैं इसी में। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जो जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं थी, उसमें सबसे बड़ी बाधा यह थी कि जर्मनी छोटे 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 राज्यों में विभक्त था। मतलब कि वो अलग अलग राज्यों में विभक्त था, जिसके वजह से सबकी संस्कृति, बोलचाल, भाषा एक दूसरे से भिन्न भिन्न थी, जिसके द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से राष्ट्रवाद की भावना का उजागर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग को आंसर लिखना है। तो पहले पूछा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो पहला हम लोग लिखेंगे ऐसे, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लिखेंगे कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होना। पहला बाधा यह था कि जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। लगभग कितना राज्य में था, तो लगभग जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग थलग था। मतलब कि जर्मनी जो भौगोलिक, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, कुछ जर्मनी का पोर्शन इधर था, कुछ इधर था, कुछ इधर था, बीच में कुछ और भी था। तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। कितना, 300। और दूसरा था कि इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण थे, उसके हिसाब से भी कुछ जर्मनी का पोर्शन जो अलग अलग था, इसके वजह से भी एकीकरण करना संभव नहीं था। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप होना। मतलब कि जब ऑस्ट्रिया वियना कांग्रेस को पारित किया था, तो वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ, तो उसमें ऑस्ट्रिया क्या किया, जर्मनी के छोटे छोटे हिस्से बांटकर उस हिस्से में क्या किया कि हस्तक्षेप कर दिया, अलग अलग राजाओं के एवं अलग अलग पॉप को, और अलग अलग एरिया में बांट दिया गया था। तो उस हिसाब से जर्मनी की समस्याओं में जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, मतलब ऑस्ट्रिया जो उसमें सम्मिलित था, कि वो चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, इस वजह से भी जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं था। इसके पीछे ये एक प्रमुख बाधाएं थी। चौथा बाधा है, जर्मनी के अधिकांश राज्यों में सैनिक शक्ति कमजोर होना। मतलब कि जर्मनी का जो सैनिक शक्ति था वो बहुत ज्यादा ही कमजोर था। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन था, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एकीकरण की बाधा है, पहला था जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा था जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग थलग था। तीसरा था जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप था। और चौथा आंसर है हम लोग का, जर्मनी के अधिकांश राज्यों में सैनिक शक्ति कमजोर थी। अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में आयोजित हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई। तो मुंबई में आयोजित हुआ और 31 दिसंबर तक, मतलब कि आयोजित किया गया और 31 दिसंबर तक कहा गया कि यह जारी रहा था। तो पहले स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट 28 दिसंबर से हुआ और जारी कब तक रहा, तो 31 दिसंबर तक जारी रहा। इसकी शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत एक सेनावृत्ति ब्रिटिश सिविल सेवक, जिसका नाम क्या था, एओ ह्यूम, मतलब कि होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया। इसके जो किस तरह से किया, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दादाबाई नौरोजी और विनेशो वाचा के साथ मिलकर किया था। तो ये दोनों आदमी थे जो हम लोग के नेता थे, राष्ट्रीय नेता। तो उसके साथ मिलकर एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। कब किया, 1885 में। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र या पहला सत्र मुंबई में हुआ, जिसमें एओ ह्यूम ने दादाबाई नौरोजी की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। तो आप लोग को जैसे आंसर अच्छा लगे लिखना है। बस आप लोग का 2 नंबर वाला जो आंसर होना चाहिए वो ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन इनफ है। आपका ये लिखोगे अगर, तो ये आपका 3 लाइन चल जाएगा। और रिलेवेंट आंसर लिखना, ये नहीं कि लंबा करने के चक्कर में आंसर आप लोग गलत लिख दे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। तो श्रमिक वर्ग के बारे में पूछा कि किन परिस्थितियों में नगर में आए। तो पहला तो कि जब शहर में
फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों में पलायन करने लगा। मतलब कि किन परिस्थिति में आया, तो जानते हैं हम लोग कि जैसा कि कहा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो शहर में फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जिसके वजह से लोगों को मजदूरी करने के लिए कम पैसों में काम करना पड़ता था गांव में, और मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो वो लोग क्या किए, कम ही पैसे में अगर काम करना है तो गांव से पलायन करके ये शहर आ गए और कम पैसों में काम करके अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार की तलाश करने लगे। तो कहा गया इस क्वेश्चन में श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में आए, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग। कैसा कृषक वर्ग आया, जिसके पास भूमि नहीं थी। कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। और इसको आप लोग बढ़ा के भी लिख सकते हैं एक लाइन, लेकिन ये स्पेसिफिक था, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि इसी कारण शहरों में जमाव शुरू हुआ, जिसके यही परिस्थिति था जिसके कारण श्रमिक वर्ग नगरों में आए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग का बताया गया है कि इस सम्मेलन का मकसद अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। पहला मकसद था अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और दूसरा था मुद्रा और विनिमय दरों को स्थिर करना। मतलब कि जो करेंसी का दर है उसको स्थिर करना, कि जैसे लेन देन करेंसी जो होता है कि एक फिक्स करेंसी को लाना, और दूसरा था अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना कि हम लोग का इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो बढ़े और हम लोग का जो मुद्रा है मुद्रा एक निश्चित हो, जिसके वजह से हम लोग को कहीं भी कोई भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था कि मैं आपको 1 किलो गेहूं दिया, आपसे मैं आधा किलो मछली लिया, तो इस हिसाब से वो सिस्टम ना हो, तो उसके वजह से हम लोग एक करेंसी बनाया गया था। अब आते हैं इसी क्वेश्चन में आगे, तो आगे हम लोग का इसी प्रणाली निर्माताओं को यह यकीन था कि इसे मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोने के बजाय डॉलर का मानक तैयार किया। तो पूरी दुनिया में सोने के बजाय किसका मानक तैयार हुआ, तो डॉलर का। ये आप लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आंसर को हम लोग फिर से पढ़ देते हैं, इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पूछा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य यह था कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था, दूसरा था मुद्रा और विनिमय की दरों को स्थिर करना, मतलब कि कोई भी लेन देन हो जैसे विनिमय का माध्यम वो मुद्रा ही हो, ना कि कोई सामान हो। ऐसी प्रणाली निर्माताओं को यह यकीन था कि इसे मौद्रिक व्यवस्था से सोने को हटाकर हासिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में सोने के बजाय डॉलर का मानक तैयार किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विऔद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विऔद्योगिकीकरण मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना तथा उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक या परिवर्तन या औद्योगिकीकरण की उल्टी प्रक्रिया है, इसे विऔद्योगिकीकरण कहते हैं। विऔद्योगिकीकरण में विशेषता भारी उद्योगों का निर्माण एवं उद्योगों की कमी में आती है। मतलब कि देखिए क्वेश्चन हम लोग का जो पढ़े है विऔद्योगिकीकरण क्या है, तो वी मतलब लग गया, तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये उल्टा हो जाता है। तो इसमें कहा गया कि किसी देश या क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का क्रमशः कम होना, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं उसका कम होना, इंडस्ट्री फैक्ट्री निर्माण कम हो जाना। उसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन या औद्योगिकीकरण की उल्टी प्रक्रिया है। तो मतलब अगर औद्योगिकीकरण हम लोग का जो प्रक्रिया होता है जिसमें फैक्ट्री को बढ़ावा मिलता है, तो फैक्ट्री का बढ़ावा ना मिलना या फैक्ट्री का निर्माण कम होना या फिर मजदूर वर्ग फैक्ट्री में काम ना करना, ये तीनों हम लोग विऔद्योगिकीकरण को कहते हैं। तो विऔद्योगिकीकरण की विशेषता भारी उद्योगों का निर्माण या उद्योगों में कमी आती है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर था। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हम लोग लिखेंगे कि फैक्ट्री का निर्माण हो गया, निर्माण से मजदूर वर्ग वहां आए और फैक्ट्री में काम किया, तो इसी का उल्टा हो जाता है। फैक्ट्री का निर्माण में कमी, मजदूर वर्ग आए तो उनके शासन में मतलब मजदूर वर्ग के काम में कमी एवं उनके वेतन में कमी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर हम लोग विऔद्योगिकीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो ये देखिए ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लेंगे अत्यंत दयनीय। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा करों का बोझ अधिक था, मतलब करों के बोझ से वो दबे हुए थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूस में क्या हो रहा था कि जार प्रथा का जो था शासन, तो उस हिसाब से किसानों पर टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा था और जो फर्स्ट क्लास कुलीन वर्ग हो या
पादरी वर्ग हो तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो जो फंसते थे वो सिर्फ और सिर्फ किसान वर्ग फंसते थे, और उनके पास जमीन भी बहुत छोटा छोटा था, और उस पर वो पारंपरिक ढंग से पुराने ढंग से खेती करते थे, जिसके वजह से उनके पास पूंजी भी कम था। एक ही खेती पे अगर आप लोग नया इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीका या फिर नया तकनीक को जब नहीं ऐड करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड स्टेम या फिर कुछ भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं करेंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग का खेती बहुत कम होती है और उतना हम लोग का खेती से प्रॉफिट नहीं होता। तो उस हिसाब से इनके पास पूंजी की भी कमी था और करों का बोझ बढ़ा हुआ था। इसी तरह की स्थिति थी। तो अब हम लोग इसको लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला कि इनकी जो किसानों की स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, दूसरा इनके पास छोटे छोटे खेत थे, और तीसरा कि वो पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, और चौथा उनके पास पूंजी की कमी थी, पांचवा वो करों के बोझ से दबे हुए थे। कर मतलब होता है टैक्स। तो हम लोग का इस तरह से ना लिख के इसको क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं रूस क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? तो लिखेंगे अत्यंत दयनीय थी। इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला अत्यंत दयनीय थी, दूसरा उनके पास जमीन कम थे, तीसरा पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, चौथा पूंजी की कमी थी, पांचवा करों के बोझ से दबे हुए थे। तो उस तरह से भी आप लोग लिखेंगे तो नंबर आप लोग का ज्यादा हो सकता है मिले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हम लोग जानते हैं कि तुर्की में जो खलीफा सिस्टम चलता था इसके ही वजह से हुआ। तो चलिए अब हम लोग आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर पढ़ते हैं, तुर्की में सुल्तान खलीफा इस्लामिक जगत का धर्म गुरु भी था। सेवर्स की संधि के द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हुए। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई एवं 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खिलाफत पद को समाप्त कर देने के खिलाफ आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये आंदोलन हम लोग का जो मुस्लिम का कम्युनिटी था, तो खलीफा जो चलता था तुर्की में, तो उसे हटा दिया गया था। कौन सी संधि के द्वारा? तो सेवर्स की संधि के द्वारा। तो सेवर्स की संधि के द्वारा जब खलीफा पद को निष्कासित करने का ट्राई किया तो फिर क्या किया, मुसलमानों ने यहाँ का प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 1919 में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के जो रहनुमा थे, लीडर थे, वो दो ब्रदर थे जिसे अली ब्रदर्स कहते हैं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट का इजाद किया हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया था, जिसके वजह से हम लोग का खिलाफत दिवस कुछ वर्ष तक चला। लेकिन 1924 में एक बहुत ही अजीब आदमी आए जो तख्त पर बैठे, जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो ये खिलाफत पद को खुद समाप्त कर दिया। इसके वजह से हम लोग का जो आंदोलन ही समाप्त हो गया। जब हम लोग की कम्युनिटी के पार्टी हमारे साथ नहीं रहेंगे, जो खलीफा थे वही हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग कहां से आगे बढ़ पाएंगे? हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? तो उस हिसाब से हम लोग का ये आंसर खत्म हो जाता है। तो हम लोग इस आंसर को पढ़ने के बाद 8 नंबर आंसर पे आते हैं। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका पूछ रहा है। हालांकि ऑस्ट्रिया ही मेन गेम चेंजर था। तो इसमें हम लोग आंसर पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक ने इटली एवं जर्मनी के विरोध में बहुत सारे नए नए कानून लाए थे। कब? 1815 में वियना कांग्रेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सिसिली और नेपल्स बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया गया था। परमा मॉडर्ना टस्केनी पर, हैब्सबर्ग प्रांत था सर्डिनिया पिडमाउंट पर, उसके अलावा रोमनोव पर भी, और बाकी 39 रियासतों का संघ था नेपोलियन के टाइम में, उसे तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये सब अब हम लोग देखेंगे। यहां पे जो हम लोग करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है कि इटली तथा जर्मनी का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली, वेनेशिया तथा लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मतलब कि इटली के जो वेनेशिया लोम्बार्डी जो एरिया था उस पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा का युद्ध, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब हुआ? 1866 में। तो याद रखेंगे सेडोवा का युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद इसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। तो इटली पर से इसका प्रभाव कब समाप्त हुआ ऑस्ट्रिया का? 1866 के सेडोवा युद्ध के बाद। जब इसका प्रभाव समाप्त हो गया तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य बना। मतलब कि ऑस्ट्रिया के अधीन ही बना लेकिन शक्तिहीन संघ राज्य बन गया था। तो जब संघ राज्य बन गया था फिर क्या हुआ कि उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। तो उसके बाद जब सेडॉन का युद्ध हुआ तो फिर फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में हुई। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य पूछ रहा है। तो जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, कब? 1929 में। तो उसके शुरुआत से पहले जब हम लोग का पीछे चलते हैं फ्लैशबैक पे, तो अब हम लोग कहानी को पूरा समझ लेते हैं कि 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। तो फिर 1928 में गांधी जी जेल से वापस आए और 1929 में क्या किया वो लोग? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
शुरुआत की। तो किससे किया? दांडी यात्रा से। तो गांधी जी ने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निश्चय किया था। इसलिए 12 मार्च 1930 को उन्होंने 78 सहयोगियों, मतलब सहयोगी उनके साथ कितने थे, उनके साथ जो साथ चल रहे थे वो 78 थे, सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा नमक पर निकलने की बात कही थी। दांडी पहुंचकर औसतन लगभग 6 अप्रैल को 1930 को उन्होंने समुद्र से नमक निकालकर कानून भंग कर दिया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। तो कहा गया कि गांधी जी क्या किए, जब वहां से जेल से छूटे तो उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या किया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का सफर तय किया। और सफर कब तय किए? तो 12 मार्च से शुरू किया और पहुंचे कब? 6 अप्रैल को पहुंच गए। तो जब उन्होंने समंदर के पास पहुंचा, दांडी के पास, तो फिर उसके बाद समंदर से उन्होंने नमक को निकाला और नमक कानून को भंग कर दिया। जैसा कि नमक भारतीय नहीं निकाल सकते थे, यह कानून था अंग्रेजों का, तो उसे भंग कर दिया गया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, 9 के बाद 10 है हम लोग का। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? तो इस बहुत तरह से प्रथम जन आंदोलन था। पहली बार पूरी जनता एक साथ खड़ी हुई थी इस आंदोलन में। अब हम लोग आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर हम लोग का है असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये हम लोग जानते हैं किसके लीडर कौन थे, गांधी जी थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। अब कैसे था ये हम लोग से पूछा है। तो इनमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। तो प्रमुखता से अपनाई गई थी। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, वो कर रहे थे असहयोग और बहिष्कार, मतलब कि अब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? अंग्रेजी सरकार का। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। मतलब इस आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका क्या थी कि जन आधार था। ये मतलब सब लोग सड़क पर उतर के इस आंदोलन को शुरुआत किए। अब आते हैं शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों ने इसे व्यापक समर्थन दिया। तो कहा कि शहरी क्षेत्र में क्या किए, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो शहर में एकदम इसके साथ मजबूती से जुड़े हुए रहे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में मतलब किसानों लोग थे, जो आदिवासी थे, जो गांव में बसते रहते थे, जो जंगल में रहते थे, वो जंगल और गांव से इनका साथ दिया, और मध्यम वर्ग शहर से साथ दिया। तो शहर और गांव दोनों से इनका साथ मिला। तो जब यहां दोनों से उनका साथ मिलेगा तो फिर ये आंदोलन बहुत मजबूती से लय पकड़ा, और लय पकड़ने के बाद श्रमिक वर्ग का भी इसमें भागीदारी रही थी। श्रमिक वर्ग मतलब होते हैं जो किसान वर्ग होते हैं, भूमि विहीन वर्ग होते हैं। इसी प्रकार यह पहला जन आंदोलन बन गया। तो इस आंदोलन को पहला जन आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग भी भाग लिया, आदिवासी भी लिया, ग्रामीण के किसानों ने भी लिया, और इसके अलावा इसमें श्रमिक वर्ग ने भी भाग लिया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पे आप लोग VVI लगा ले, हो सकता है 2025 में डायरेक्ट ये वाला छप जाए। ऐसे छपने वाले तो सभी आप लोग को मैं गारंटी देता हूं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 11 में औद्योगिकीकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों को आजीविका पर, मतलब मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा था। उसके अलावा शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा छटनी की समस्या से जूझना पड़ा। इन्हें कम पारिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या में त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। तो इसमें कहा गया है कि औद्योगिकीकरण में मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसमें क्या किए कि जो ग्रामीण में बसे हुए लोग थे वो क्या किए, रोजगार की तलाश में शहर चले गए। शहर जाने के बाद उन्होंने रोजगार की तलाश की, लेकिन उनका रोजगार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें ज्यादा काम करना पड़ता था। अगर रोजगार में मान लिया जाए सपोज दैट 12 घंटा कोई काम करेगा तो फिर वो करेगा क्या, तो 12 घंटा 10 घंटा उन्हें काम करना पड़ता, तो उसके बाद उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। इसी के कारण उन्होंने मशीन का विरोध करना शुरू किया और मशीनीकरण का विरोध किया, और इसके अलावा एक साथ संगठित होकर उन्होंने आंदोलन शुरुआत कर दिया कि हमारे साथ ये जुल्म सितम ज्यादती हो रही है, इसे बंद कर दिया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। तो गांव के कृषि जन्य पूछा है। तो ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा था। मतलब कि ग्रामीण का बहुत बड़ा भाग कृषि से रिलेट करते थे, मतलब कि किसान या खेती करते थे। अब इसके बाद हम लोग क्या, खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि के साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। साथ ही वे गांव में अनेक लघु तथा कुटीर उद्योग, शिल्प कलाओं से भी लोग संलग्न थे, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग का आंसर बताया गया है कि ग्रामीण आबादी, गांव के लोग कृषि पर, फिर उसके बाद पशुपालन पर, ये सब पे बहुत ज्यादा ही आश्रित थे, जिसके वजह से उनकी यही आजीविका का प्रमुख साधन था। मतलब कि जिंदगी गुजारने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोग का जो सोर्स ऑफ पैसा था, मतलब सोर्स ऑफ मनी, तो वो क्या था, तो वही
गांव में या तो खेती करना, या तो पशुपालन करना, या फिर लघु एवं कुटीर उद्योग, छोटे मोटे काम धंधे, बिजनेस वगैरह, या फिर इसके अलावा क्या हो गया, हस्तकला, शिल्पकला, मतलब कि हाथ से कुछ ऐसा कला है, उनके पास स्किल्स है जिसके वजह से वो कुछ बनाते हैं, जैसे टोकरी वगैरह। तो ये सब इसकी आजीविका, इसके लाइफ को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन है 1848 की क्रांति, फ्रांसीसी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो कारण अगर पूछेगा तो हम लोग पहला देखेंगे लुई फिलिपी का प्रधानमंत्री गीजो। तो गीजो किसका प्रधानमंत्री था? लुई फिलिपी का था। ने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी का विरोधी था। मतलब गीजो कैसा था? प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी का विरोधी था। सुधारवादी दल का नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। इसके अलावा राजा ने इस पर रोक लगा दी। अंततः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए एवं जुलूस भी निकाले गए थे। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। जब उसमें जुलूस निकाला गया तो पुलिस क्या किया? गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। क्रोध मतलब जनता गुस्सा में आकर लुई फिलिपी को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड में भागने पर मजबूर कर दिया। तो जब देखिए हम लोग का कोई भी राजा, कोई भी बादशाह, कोई भी सिकंदर हो जाए तो वो क्या होता है कि जब वो जनता पर जुल्म करना शुरू करता है तो उनका भी एक बुरा वक्त आता है, जो वक्त इसका भी आया था। और ये भी यहाँ से छोड़कर, फ्रांस को छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया था। कब किया था? 22 फरवरी 1848 में, जो नेतृत्व मतलब पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें ही इन्होंने गोली चलवाई थी। गोली चलवाने से जनता देखा कि नहीं अब बहुत हो गया, तो वो क्या किया कि अब उसे गद्दी छोड़कर बाहर भागने में विवश कर दिया और आखिरकार इंग्लैंड में उसने पलायन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का, लेनिन का संक्षिप्त परिचय दे। तो लेनिन कौन था ये पूछ रहा है। तो लेनिन का जन्म रूस के सिमनस्क नाम गांव में 1870 में हुआ था। तो लेनिन का पैदाइश कब हुआ? तो उनका पैदाइश हुआ सेडोन के युद्ध के वक्त। समझ लो, ऐसे याद करने में आप लोग को आसानी हो। सेडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में। आरंभ से ही वह विद्रोही प्रवृत्ति का था, मतलब कि वो रेवोल्यूशनरी था, रेवोल्यूशनरी टाइप का उनके विचारधारा थी। अब आते हैं, वह साम्यवाद को गहरे रूप से प्रभावित था, मतलब साम्यवाद वो करना चाहता था। इसके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो पूछेगा बोल्शेविक क्रांति का लीडर कौन था? तो लेनिन। शासन अध्यक्ष बनने के बाद उसने रूस के स्वर्गीय विकास के लिए प्रयास किया। एक नया संविधान लागू किया गया, आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई, आर्थिक राजनीतिक सुधार किए गए। 1921 में उसने नई आर्थिक नीति लागू की एवं लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेनिन क्या था, तो लेनिन एक रेवोल्यूशनरी था। इसकी पैदाइश कहाँ हुई? सिमनस्क में हुई। कब हुई? 1870 में हुई। और इसका इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल 1924 में हुआ। और इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लागू किया गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये क्वेश्चन जो हम लोग से पूछा है, स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इसे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दुगना हो गया और उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा विदेशी उद्योगों की रियायत ना करे। उसके अलावा निर्यात में आई कमी को क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब कि कमी की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय उद्योगों ने सूती मिलों में वस्त्र का उत्पादन बढ़ा दिया। कपड़ा उद्योगों के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास हुआ। तो जैसे स्वदेशी आंदोलन की मतलब खुद में स्वदेशी के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि देखिए हम लोग बता देते हैं ऐसे, ये तो आंसर हम लोग का एकदम अच्छा है, लेकिन लिखते क्या है हम लोग, तो इस तरह से लिख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन मतलब खुद के देश में जो आंदोलन हुआ। तो कैसा आंदोलन हुआ? तो धागा की जगह पे कपड़ा बनाने आरंभ हुआ था। उसके अलावा क्या हुआ? तो 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दुगना हो गया था इसी के कारण। अब क्या किया? उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि आयात शुल्क में वृद्धि करे और देश उद्योगों को रियायत ना करे, मतलब कि देशी उद्योग को रियायत ना करे, ऐसा सरकार पर उन्होंने दबाव डाला था। निर्यात में आई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय उद्योगियों ने सूती मिलों का वस्त्र का उत्पादन बढ़ा दिया। कपड़ा उद्योग अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास कर दिया गया था। तो ये सब हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आप लोग को रट ही के जाना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? 1904-05 में रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। मतलब कि 1904-05 में जो रूस जापान में युद्ध हुआ था, तो रूस किससे हार गया था? छोटे से मुल्क जापान से हार गया था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। 9 जनवरी 1905 में जूलियन कैलेंडर के अनुसार, ये जो डेट है, ये जूलियन कैलेंडर जो फ्रांस में चलता था उसके हिसाब से रविवार का दिन था। हजारों
हजारों की निहत्ती भीड़ रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। मतलब कि जब देखा कि बाहर के लोग में हुआ था क्या, इस कहानी को अब अच्छे से बता देते हैं कि जब रूस जापान से लड़ रहा था, बाहर के लड़ाइयों में जब व्यस्त था, तो अंदर की लड़ाई, अंदर मतलब जनता पे कोई ध्यान नहीं था। उस हिसाब से रूस क्या कर रहा था, बाहर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा था मनी का, और उसके अलावा जो अंदर की जनता भूखे मर रही थी इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो क्या किया कि जब जनता देखी कि रूस इतने बड़े देश से हार गया, तो उसने देखा कि काफी अच्छा टाइम है मेरे पास, और ये टाइम में हम लोग सरकार से जाके अपने मांग को पूरा कर सकते हैं। तो 9 जनवरी 1905, ये डेट याद मत रखिएगा क्योंकि ये डेट जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है, तो ये डेट को बस ये याद रखिए, रविवार का दिन था। हजारों लोग क्या कर रहे थे, रोटी दो की मांग करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर बढ़े थे। जार की सेना जुलूस पर गोली चलाई, मतलब कि जार की सेना ने देखा तो जार ने हुक्म किया कि गोली चला दो, तो गोली चलाया, तो जब गोली चलाया गया तो हजारों लोग मर गए। यही घटना जब रविवार के दिन हुई थी, इसे खूनी रविवार के नाम से या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो रेशम मार्ग के बारे में पूछा गया है। तो ईसा के आरंभिक शताब्दियों में प्रमुख व्यापारिक स्थल मार्ग रेशम मार्ग कहलाता था। मतलब कि जो पूर्व एकदम पहले के जमाने में जो मार्ग रहता था, जो ईसा पूर्व शताब्दी, मतलब कि ईसा पूर्व नहीं बोल सकते, ईसा के बाद ही है, लेकिन वो शुरुआत की शताब्दी में जो रास्ता अपनाया जाता था उसे ही हम लोग का रेशम मार्ग कहा जाता था। इसे रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसी मार्ग द्वारा चीनी रेशम विभिन्न देशों तक ले जाया जाता था। यह मार्ग चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था। यह मार्ग कहां से कहां तक था? चीन से लेकर यूरोप तक मध्य एशिया होता हुआ। तो अब उसके बाद क्या था कि ये मध्य एशिया होता हुआ यूरोप तक जाता था। मध्य एशिया में इसकी एक शाखा भारत से विख्यात उत्पात, मतलब कि उत्तरापथ मार्ग से जुड़ा जाता था। उसके अलावा समुद्री रेशम मार्ग द्वारा भी एशिया, यूरोप, अफ्रीका का एक बड़ा भाग व्यापारिक संपर्क बनाए हुए था। चीनी रेशम के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के वस्त्र, मसाले, सुगंधित पदार्थ यूरोप ले जाए जाते थे। इसी मार्ग द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ। ईसाई और इस्लामी धर्म प्रचारकों ने भी इस मार्ग का उपयोग किया। 15वीं शताब्दी तक एशिया को यूरोप से जोड़ने का यह प्रमुख व्यापारिक मार्ग बना। तो रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग ऐसा मार्ग था जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के कुछ साल बाद एक ऐसा रास्ता बन गया जो चीन से होता हुआ चीन से शुरुआत होकर मध्य एशिया होता हुआ यूरोप तक जाता था। इस मार्ग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए था क्योंकि इसी मार्ग से बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये सब धर्म का प्रचार हुआ इंडिया से लेकर और भी जगह जहां जहां से ये मार्ग गया। तो यहां से चीनी रेशम ये सब सप्लाई होता था। तो रेशम के सप्लाई होने की वजह से इसे रेशम मार्ग नाम रखा गया। तो अब पूछा जाएगा कि इस मार्ग में और क्या क्या आयात निर्यात होता था, तो हो जाएगा ये वस्त्र होते थे एशियाई देशों के, दक्षिण पूर्वी के, और मसाले होते थे, सुगंधित पदार्थ होते थे, ये यूरोप ले जाए जाते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्च की क्रांति के बाद करेंसी के नेतृत्व में बनी सरकार का क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो एक ही लिखना है, टाइम हम लोग को देखते हुए अगर हो तो 2-3 ही लाइन में फिनिश कर देना है। तो केरेंस्की के नेतृत्व में बनी अंतिम सरकार का मुख्य उद्देश्य रूस में लोकतंत्र स्थापित करना, युद्ध जारी रखना और देश में स्थिरता बनाए रखना था। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि रूस में क्या करना? लोकतंत्र स्थापित करना, युद्ध जारी रखना एवं देश की स्थिरता बनाए रखना था। क्वेश्चन 19 है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा क्यों किया गया? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं किसानों तथा मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हुआ। तो पहला कि किसान एवं मजदूर वर्गों की अर्थव्यवस्था को सुधारने एवं रूस की भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आई थी। यह नीति सामूहिक उत्पादन की बजाय निजी व्यापार और छोटे छोटे उद्योगों को पुनः स्थापित करने की बात पर आधारित थी। मतलब कि ये उद्योग किस पर आधारित था? जो कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग है, उसका फिर से उत्पादन बढ़ाया जाए और सबको मतलब बिजनेस देने पर, सबको लेबर श्रम कार्य देने पर उत्प्रेरित किया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी? तो हो ची मिन्ह मार्ग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्ग था। ये हम लोग क्वेश्चन चैप्टर 3 से, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन से। तो हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तर वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक सैनिकों की आपूर्ति पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। इसका उपयोग मुख्य रूप से अमेरिकी और दक्षिणी वियतनामी सेना के खिलाफ संघर्ष के लिए किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक कानून था जिसके तहत बिना मुकदमे चलाए किसी को भी
व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस कानून पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक विरोध हुआ। इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई। देखिए इसका याद रखने का तरीका, नो अपील, मतलब कि देखिए हम लोग जो याद रखेंगे इसे, तो पहले लिखेंगे नो अपील नो वकील नो दलील, तो नो अपील हो जाएगा और नो वकील नो दलील, तो मतलब हो जाएगा कि ना ही आप अपील कर सकते हैं, ना ही आप दलील दे सकते हैं, ना ही आपके पास वकील अगर प्रूफ भी दे फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको आती थी पुलिस, देखती थी कि आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर रहे हैं तो बिना कोई वारंट के, बिना कोई प्रूफ के आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ? तो 1919 में हुआ। इसे रॉलेट एक्ट हम लोग कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, फैक्ट्री प्रणाली का विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली का विकास कैसे हुआ? तो मशीनों के आविष्कार और औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई थी। और जब वृद्धि उत्पादन में हुई तो लोग इस पर प्रेरित हुए। प्रेरित होने के बाद जिससे फैक्ट्री प्रणाली विकसित हो गई थी। श्रम शक्ति का उपलब्धता एवं शहरीकरण को बढ़ाने से फैक्ट्रियों का काम करने के लिए पर्याप्त मजदूर मिले। तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास किस तरह हुआ? तो पहला तो कारण हम लोग इस तरह लिख देंगे कि फैक्ट्री प्रणाली में मशीनों का आविष्कार एवं औद्योगिक क्रांति के कारण, और दूसरा कारण ये लिखेंगे कि शहरीकरण से बढ़ते फैक्ट्रियों के काम करने के लिए मजदूर मिलना। तो दो कारण हम लोग लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 2 नंबर वाला। और ये क्वेश्चन 23 क्वेश्चन के अंदर से आप लोगों का सारा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट सेटिंग रहे या सेकंड सेटिंग, ये आप लोग के लिए गारंटीड है। अब आते हैं क्वेश्चन 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो क्वेश्चन का आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 द्वारा एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की भारतीय जनता के बीच संवाद प्रतिस्थापित करना था। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष एवं भारतीय राजनीतिक रूप में जागरूक करने की आवश्यकता के कारण हुई। तो पहला पूछा कब हुआ और कैसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, तो इसका कारण पूछा है। तो चलिए अब हम लोग का 23 क्वेश्चन के बाद अब आते हैं हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो दीर्घ इतिहास का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग का है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस तरह? तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पूछा गया। तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीयों की पश्चिमी विचारधारा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की अवधारणा को परिचित कराया। अंग्रेजी भाषा से माध्यम से भारत में विभिन्न क्षेत्रों एवं लोगों में एक दूसरे के संवाद कर पाए गए, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। साथ ही इससे शिक्षा भारतीयों में ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई एवं स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को संगठित किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया एवं राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। तो देखिए अब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इतना आंसर नहीं लिखना स्पेसिफिक नहीं होगा, बल्कि हमें इसमें कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो लिखा है ये हम लोग का 5 लाइन है, तो आप लोग लिखिए तो 8 से 10 लाइन हो ही जाएगा। आप लोग के कॉपी में आप लोग छोटा छोटा लिखोगे, जितना भी छोटा छोटा लिखोगे इससे ज्यादा ही एक लाइन में हटेगा। तो हम लोग का पूछा है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कैसे? तो देखो अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में आई थी तो हुआ था क्या कि अंग्रेजी शिक्षा को लोग लेने के बाद जब एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप को देखा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जिसके अधीन है वो हमारे लिए बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी शासन। तो क्या करें कि अब इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने की जरूरत है। तो हम लोग सब जब अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के बाद एक दूसरे को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किया गया तो एक दूसरे में कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैंड अप बिल्ट हुआ, जिसके वजह से एक दूसरे में रहने के लोग की राष्ट्रवाद की भावना का उजागर हुआ। और इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, जिसके कारण सबसे महत्वपूर्ण जो एक काम है वो अंग्रेजी शिक्षा का भी है। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो रूस की क्रांति क्यों हुई तो ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इसके प्रभाव की विवेचना पूछा है। तो प्रभाव की विवेचना पहला हो जाएगा, रूसी क्रांति 1917 में विश्व भर में गहरा प्रभाव डाला, विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर। इसी क्रांति ने यह साबित किया कि जन सामान्य संगठित होकर किसी भी सत्ताधारी वर्ग को उखाड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद एवं समानता के विचारों से प्रेरणा ली। और पहला हम लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, रूसी क्रांति के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। पहला जो हम लोग का होगा वो सामाजिक एवं आर्थिक समानता का विचार। इस क्रांति ने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
संग्राम में समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। सेकंड आंसर हम लोग का होगा यहाँ पे सेकंड टॉपिक पे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को प्रेरणा। तो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को प्रेरणा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्रांति ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता है। थर्ड है कि भारतीय नेताओं का प्रभाव, जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने समाजवादी नीतियों को अपनाने की वकालत की। क्वेश्चन आंसर का हम लोग का फोर्थ टॉपिक है जो यहाँ पे वो हो जाएगा हम लोग का क्रांतिकारी आंदोलनों को बल। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हुए। आंसर 5 हम लोग का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का 5 ही नहीं, मतलब 4 ही टॉपिक काफी था, 5 लिख सकते हैं हम लोग कि क्या हुआ था। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं रूसी क्रांति का प्रभाव की विवेचना, तो हम लोग 5 लिख सकते हैं कि रूस क्रांति के प्रभाव से पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ एवं समाजवाद एवं साम्यवाद को बढ़ावा मिला। तो हम लोग का इसी प्रकार जो आंसर आ जाएगा, इसी प्रकार रूसी क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी एवं समाजवादी विचारधारा के विकास में योगदान दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो असहयोग आंदोलन के कारण का वर्णन हम लोग का जो पूछा गया है वो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का जो आंसर आएगा यहाँ पे, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के कारण 22 का कारण रॉलेट एक्ट पारित होना था। मतलब कि पहले पूछा कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ, तो 1920 से 22 तक हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था, तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। उसके वजह से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये भी, फिर खिलाफत आंदोलन जो भंग हुआ ये भी। तो असहयोग आंदोलन के 3 कारण थे। पहला कारण रॉलेट एक्ट का पारित होना, सेकंड कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा कारण हम लोग का हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट हम लोग जानते हैं कि नो अपील नो वकील नो दलील, तो उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, जो 1919 से पारित हुआ था। आपको बिना कोई वकील के, बिना कोई दलील के, बिना कोई अपील के आपको गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा सकती थी। तो इस हिसाब से आप लोग याद रखें, भारतीय क्रांति की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया। इसके अनुसार मात्र संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से उस पर मुकदमा चलाकर विशेष न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता था। न्यायालय के फैसले का विरोध अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया। जगह जगह पर हड़ताल एवं हिंसा हुई। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस पे आते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध होने पर सरकार ने पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर प्रदर्शनियों को, जुलूस एवं सभाओं पर रोक लगा दी। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के मेले में के अवसर पर अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान पंजाब के फौजी शासन जनरल डायर ने प्रवेश द्वार बंद करवा दिया और निहत्थियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसके कारण सैकड़ों व्यक्ति मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। इससे पूरा देश आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, और जब आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई तो इसके द्वारा ही हम लोग का असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को। तीसरा टॉपिक हम लोग खिलाफत आंदोलन। तो जैसा कि हम लोग अभी पीछे देख चुके थे, अब इसको फिर से पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सेवर्स की संधि द्वारा तुर्की में विखंडित कर अरब देशों पर ब्रिटेन फ्रांस अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसे तुर्की के सुल्तान जो खलीफा एवं इस्लामी जगत के धर्मगुरु था की शक्ति पर एवं प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। जब शक्ति एवं प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी इसकी, तो उसकी शक्ति को पुनर्स्थापना मतलब कि वापस लाने के लिए भारत में अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन चलाया। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को सत्य एवं न्याय के आधारित मानते थे। साथ ही वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए सुअवसर भी मानते थे। मतलब कि इसमें मुस्लिम का ये जो काम था, अगर हिंदू इसमें सपोर्ट कर देगा तो मुस्लिम का काम में सपोर्ट हो जाएगा, तो मुस्लिम भी इसका सपोर्ट करेंगे, ऐसा ये मानते थे। और हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की बात करेंगे। तो हुआ क्या कि इसलिए रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध और खिलाफत आंदोलन का समर्थन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, वर्णन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा मुद्रण क्रांति का विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। इससे समाज, धर्म और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसने एक पाठक वर्ग तैयार किया जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। इस वर्ग में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं को समझने बूझने की भावना का विकास हुआ और लोक चेतना जगी। यह वर्ग नई सोच रखने वाला, जिससे तर्कवाद एवं मानवतावाद के विचारों का व्यापक प्रसार हुआ। यूरोप के धार्मिक जीवन पर मुद्रण का गहरा प्रभाव पड़ा। पुस्तकों के माध्यम से रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किए गए थे। इस प्रकार जर्मनी निवासी मार्टिन लूथर किंग ने किया। इससे उसने
95 स्थापनाएं, मतलब कि 95 थेसिस किसने लिखा, तो उन्होंने हम लोग लिखा 95 थेसिस मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। 95 स्थापनाएं जो यहाँ पे है लिखकर रोमन चर्च में प्रचलित कुरीतियों को और ध्यान से आकृष्ट किया। लूथर ने ईसाई धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की जिससे रोमन चर्च का विभाजन हो गया। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय मुख्य संप्रदाय बन गया। कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव कमजोर पड़ गया। रोमन चर्च ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने को दंडित करने के लिए इंक्विजिशन नामक संस्था का गठन किया था। साथ ही वे परंपरागत धर्म को चुनौती देने वाले प्रकाशन को रोकने के लिए भी कटिबद्ध हो गया था। इसीलिए वह इस प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखने लगा जिससे उनका पुनर्मुद्रण और प्रकाशन नहीं हो सके। 1789 की क्रांति की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी गई थी। उसने ज्ञानोदय के दार्शनिकों मॉन्टेग्यू दार्शनिकों 4-5 दार्शनिक थे। पहला हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, दूसरा हो जाएगा वोल्टेयर, तीसरा हो जाएगा रूसो, इसके बाद जीन जैक रूसो, इसी का पूरा नाम था, इत्यादि विचारकों का प्रसार कर निरंकुशवाद के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। इनके लेखों से प्रभावित होकर नई सोच उभरी और वाद विवाद तथा तर्क की संस्कृति विकसित हुई। पुस्तकों ने विश्व की अन्य महान क्रांतियों के संदेश और लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार में भी अमूल्य योगदान दिया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मैज़िनी, कावोर, गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो इटली का एकीकरण हुआ किसके कारण हुआ, तो मैज़िनी, कावोर और गैरीबाल्डी तीनों मुख्य इसमें भूमिका निभाए थे। और चौथा एक नाम आता है विक्टर एमेनुएल सेकंड का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के आंसर पर। आंसर हम लोग का इटली का एकीकरण मैज़िनी, कावोर, गैरीबाल्डी के सतत प्रयासों का परिणाम स्वरूप हुआ। मैज़िनी तरुणावस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। मतलब कि पहले से ही मैज़िनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये मैज़िनी पहले से ही गुप्त गतिविधियों में भाग लेता था। यह कार्बोनरी सद का सदस्य बन गया। कार्बोनरी का गठन कब हुआ, 1810 में। ये कार्बोनरी का सदस्य बन गया। 1831 में उसने यंग इटली कहाँ लिखा, तो ये यंग इटली जो लिखा है ये लिखा मर्सिलेज में, तो मर्सिलेज में लिखा। और यंग यूरोप 1834 में कहाँ लिखा, तो बर्न में लिखा है, BERNE। तो मर्सिलेज में यंग इटली लिखा और यंग यूरोप बर्न में लिखा नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। मेटरनिक का पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर वह इटली से गया, मतलब कि इटली से पलायन कर गया। कैवूर कौन था, तो कैवूर के बारे में बताया गया। कैवूर की क्या भूमिका थी, तो कैवूर राजा विक्टर एमेनुएल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सर्डिनिया के आर्थिक एवं सैनिक सुदृढ़ 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। कैवूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया तथा मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सर्डिनिया में मिला लिया। कैवूर के प्रयासों से इटली का एकीकरण महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। कैवूर का मृत्यु अगर पूछेगा तो वो पूरा एकीकरण नहीं देख सकेगा। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में। तो गैरीबाल्डी क्या होता है, तो गैरीबाल्डी एक नाविक था। यह अपनी लाल कुर्ती एवं स्थानीय किसानों की सहायता से 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया था। अब बताओ सिसिली और नेपल्स से वियना सम्मेलन में किसको दिया गया, तो सिसिली और नेपल्स बूर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दिया गया था। उसके बाद उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। इन्हें सर्डिनिया में मिला लिया गया। इसी प्रकार इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ। हाँ, जो सिसिली और नेपल्स है वो गैरीबाल्डी ने जीता था, लेकिन विक्टर एमेनुएल को बिना कोई संधि के गैरीबाल्डी ने इस दोनों राज्य को सौंप दिया। हालांकि ये बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसी का प्रस्तुत हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका, लाला लाजपत राय ने इसकी भूमिका लिखकर इस पर महत्वपूर्ण अध्ययन करने के बाद लोगों को इसके प्रति जागरूक किया और लोगों को बताया कि किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना एक देश में, जो देश का नाम इटली था, उसमें गैरीबाल्डी नामक एक व्यक्ति में थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति मतलब यहाँ पर हो जाएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब NEP। आजकल जो चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं हम लोग आगे। 1921 में लेनिन ने आर्थिक सुधारों की एक नीति बनाई थी जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। मतलब कि इसमें पहला जो पॉइंट है वो होता है किसानों को अनाज के बदले एक निश्चित राशि के रूप में देनी थी। मतलब किसानों को अनाज के बदले एक निश्चित राशि कर के रूप में देनी थी। मतलब जो किसान थे वो कर के रूप में अनाज नहीं देते, बल्कि एक निश्चित राशि, एक अमाउंट ऑफ मनी देते, जिससे वजह से उनमें कर का बोझ भी कम रहता था। सेकंड पॉइंट था किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया गया, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राज्य का अधिकार जमीन पर बना रहा। थर्ड पॉइंट हम लोग का वैसे उद्योग जिसमें कामगारों की संख्या 20 से अधिक नहीं थी, उन्हें
गत स्वामित्व से चलाने का अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया, उन्हें क्रियान्वयन एवं निर्णय संबंधी अधिकार दिए गए। 5वां पॉइंट है सशर्त विदेशी पूंजी निवेशी की अनुमति दी गई। 6ठा पॉइंट हम लोग का कि राजकीय बीमा एजेंसियां स्थापित की गई। 7वां पॉइंट है बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार किया गया। 8वां पॉइंट है ट्रेड यूनियन का अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो देखिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बल्कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो इसका जो आठ विवेचना हम लोग किए हैं, तो ये हम लोग को कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, ये आप लोग खुद से इसको याद करके ही जाए तो बेहतर होगा। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ, वो भी रेड से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है अगला क्वेश्चन 7, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास का वर्णन करें। तो ये आंसर हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक करके लिखे, आखिर इतना आप लोग लिखेंगे तो काफ़ी नंबर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। 1903 में फान बोई चाओ ने दुई तान हुई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। 1903 में किया, कब किया? 1903 में फान बोई चाओ ने किया, क्या किया? तो दुई तान हुई नामक एक गठन किया, कि संगठन बनाया जिसमें उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन भी चलाया गया था। वियतनाम के आरंभिक राष्ट्रवादियों ने वियतनाम के आरंभिक राष्ट्रवादियों ने पूरब की ओर चलो आंदोलन चलाया। विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी स्थापित की। जापान द्वारा रूस को पराजित करने की घटना पर 1911 में चीनी क्रांति से भी राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली। फान चुत्रिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजकीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया और राष्ट्रीयवादी आंदोलन में छात्रों की विशेष भूमिका थी। हो ची मिन्ह ने 1930 में वियतनाम कांग सांग देंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वियतनाम कांग सांग देंग ने कब बनाया? हो ची मिन्ह ने 1930 में गठन किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने वियत मिन्ह की स्थापना की। तो वियत मिन्ह हो या कांग सांग देंग हो, इसका स्थापना किसने किया? हो ची मिन्ह ने किया। जापान द्वारा हिंद चीन से अपनी सेना हटाने के बाद हो ची मिन्ह के नेतृत्व में 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। अब आते हैं क्वेश्चन आखिरी हम लोग का, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसके कारणों की विवेचना करें। तो पहले तो हम लोग कारण का विवेचना किया किसका? असहयोग आंदोलन का, और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसके प्रमुख कारण में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और भारतीय की स्वतंत्रता की बढ़ती इच्छा शामिल थी। मतलब कि भारतीयों को चाहिए कि हमें आज़ादी चाहिए, और ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी, लोगों को कुचलने वाली, लोगों के साथ जुल्म सितम करने वाली नीति थी, उसे हटाने की बात कही थी। तो पहला जो था वो 1927 में आया था, साइमन कमीशन। तो साइमन गो बैक का नारा भी लगा था इसमें। तो साइमन कमीशन, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिसमें पूरे देश का विरोध किया। मतलब कि इसमें जो साइमन कमीशन का एक गठन हुआ सर जॉन साइमन ने किया, तो 1927 में किया। तो इसमें क्या था कि सब गोरे, मतलब अंग्रेज लोग थे, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब आता है सेकंड, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में अस्वीकृति। तो जब नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया तो ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। मतलब कि नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया 1928 में, जिसमें स्वशासन की बात की कि हम लोग खुद से शासन करेंगे, तो उसे ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। थर्ड टॉपिक हम लोग का 1929 का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो 1929 के पूर्ण स्वराज में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो इसको भी लोक ने ठुकरा दिया था। चौथा है नमक कर और आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया जो गरीबों के लिए आर्थिक बोझ था। पांचवा टॉप पॉइंट है हम लोग का रॉलेट एक्ट एवं दमनकारी नीतियां। तो रॉलेट एक्ट हम लोग जानते हैं 1919 में, नो अपील, नो वकील, नो दलील, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी जैसी नीतियों भारतीयों प्रति अन्यायपूर्ण थी। इन्हीं कारणों की वजह से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जो भारत की आज़ादी में मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए तब तक के लिए आप लोग ये क्वेश्चन कर ले, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और बाकी दो लोगों को शेयर कर दे कि उन लोगों का भला हो जाए, और क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।